हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम मांग की लोच, कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में लोच का अभिप्राय किसी भी स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में होने वाली प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्सिवनेस से लगाया जाता है। अर्थात जब किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन होता है तो आश्रित चर में भी परिवर्तन होगा। जब हम वस्तु की मांग की बात करते हैं तो किसी वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। इसलिए यदि इन तीन स्वतंत्र चरों में से दो को स्थिर मानकर किसी एक में परिवर्तन करके मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया को देखा जाए तो वह उस वस्तु की मांग की लोच होगी। विद्यार्थियों, हमने मांग के नियम के बारे में अध्ययन किया है और मांग का नियम कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की केवल दिशा ही बताता है। हम जानते हैं जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो इसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घट जाती है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम हमें यह नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। यानी मांग का नियम केवल मांग मात्रा में परिवर्तन की दिशा को ही बताता है, किंतु मांग की लोच से हमें इस बात का पता चलता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा कितनी बदलती है। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा कितनी कम या कितनी अधिक परिवर्तित होगी। इसलिए मांग की लोच की जो अवधारणा है वह आर्थिक सिद्धांत में और व्यवहारिक अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। विद्यार्थियों, जब हम मांग की लोच शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा मतलब मांग की कीमत लोच से होता है, परंतु मांग की कीमत लोच के अलावा मांग की लोच की कई अन्य धारणाएं भी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की जो मांग है वह उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय के द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित होती है, जिसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, dx इज फंक्शन ऑफ px, py एंड y। यहाँ dx x वस्तु की मांग मात्रा है, px x वस्तु की कीमत है, py y वस्तु की कीमत है और y आय की मात्रा है, उपभोक्ता की आय है। तो मांग की लोच के मुख्य प्रकार इस प्रकार होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य तत्व लिए हैं, वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय। तो इसीलिए मांग की लोच के ये तीन मुख्य प्रकार हैं, कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विद्यार्थियों,
मांग की लोच की इन तीन धारणाओं के अतिरिक्त मांग की एक अन्य लोच भी है जिसे मांग की प्रतिस्थापन लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति की वास्तविक आय समान रहने पर केवल वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होना। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन प्रभाव की अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अब हमारे पास एक प्रश्न ये भी उपस्थित होता है कि कीमत प्रभाव तथा मूल्य लोच यानी कीमत लोच में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, कीमत प्रभाव में हम कीमत और मांग मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तनों को मापते हैं, जबकि मूल्य लोच में यानी कीमत लोच में हम कीमत और मांग मात्रा के सापेक्ष अथवा आनुपातिक परिवर्तनों को मापते हैं। इसी प्रकार आय प्रभाव और आय लोच में अंतर होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव और प्रतिस्थापन लोच में भी यही अंतर होता है। विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में देखेंगे। तो मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तनशीलता अथवा संवेदनशीलता को दर्शाती है, जबकि उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि और अधिमान स्थिर रहते हैं। अन्य वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहती है। कहने का मतलब ये है कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि और अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लेते हैं। और एक बात और कि गणितीय दृष्टि से मांग की जो कीमत लोच है वह ऋणात्मक होती है, किंतु जब हम मांग की कीमत लोच और उसकी डिग्री और उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो उसके ऋणात्मक चिन्ह को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, और मांग की लोच का जो एब्सोल्यूट नंबर है उसको हम ध्यान में रखते हैं। और मांग की लोच का ऋणात्मक होने से मतलब है कि कीमत और मांग मात्रा में जो परिवर्तन की दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत है। कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा बढ़ती है। इसलिए मांग की कीमत लोच का परिमाण जानने के लिए, मैग्नीट्यूड जानने के लिए उसके ऋणात्मक चिन्ह को ध्यान में नहीं रखा जाता है। विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच को हम सूत्र के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखा गया है। मांग की जो कीमत लोच है, जिसको हम मूल्य लोच भी कहते हैं, वह बराबर है मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई आरंभिक मांग मात्रा, और उसको हम डिवाइड करेंगे कीमत में परिवर्तन डिवाइडेड बाई आरंभिक कीमत। यहाँ पर इसको हम संकेत अक्षरों के रूप में भी लिख सकते हैं। कीमत लोच को हम ईपी से डिनोट कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और उसको भी हम डिवाइड करेंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस रूप में रख सकते हैं, और अंततः हम मांग की लोच को सूत्र रूप में इस प्रकार रखते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी
बाई क्यू। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ईपी मांग की मूल्य लोच को दिखाता है, डेल्टा क्यू मांग मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है, क्यू आरंभिक मांग मात्रा है, डेल्टा पी वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, पी वस्तु की आरंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा है। तो आप मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को ध्यान में रखें कि मांग की कीमत लोच बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। विद्यार्थियों, अब हम मांग की लोच की श्रेणियों की बात करते हैं। डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विद्यार्थियों, ये एक सामान्य सी बात है, अनुभव की भी बात है कि विभिन्न वस्तुओं की कीमत लोचों में बहुत अंतर पाया जाता है। कई वस्तुओं में जो मांग मात्रा है वह कीमत में परिवर्तन होने पर बहुत अधिक बदल जाती है और कुछ वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कम परिवर्तन होता है। यानी कुछ वस्तुओं की मांग की लोच दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक या कम हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, मांग का नियम तो वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है, लेकिन हम मांग की कीमत लोच के माध्यम से कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा इसको हम जान सकते हैं। विद्यार्थियों, कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले न्यूनाधिक परिवर्तन को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कम परिवर्तन होगा या अधिक परिवर्तन होगा, यानी कीमत की तुलना में मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होगा या कम परिवर्तन होगा, उसको लेकर हम मांग की लोच की जो कीमत लोच है उसको हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इकाई के बराबर लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे हम माने कि कीमत में यदि 5% परिवर्तन हो जाए तो मांग मात्रा में भी 5% परिवर्तन होगा। तो इसलिए मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। दूसरी श्रेणी है इकाई से अधिक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, जिसका मतलब है कि जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। जैसे कीमत में यदि 10% परिवर्तन हो और मांगी गई मात्रा में मान लीजिए 25% परिवर्तन हो तो यहाँ पर मांग की जो कीमत लोच है वह इकाई से अधिक लोचदार होगी। तीसरी श्रेणी है इकाई से कम लोचदार, जिसमें कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन है वह कम होता है। चौथी कैटेगरी है पूर्णतया बेलोच मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक मांग। इसको हम शून्य लोच मांग भी कहते हैं, जब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इस स्थिति में मांग की कीमत लोच शून्य लोच मांग कही जाएगी। और जो अंतिम कैटेगरी है वह है पूर्णतया लोचदार मांग, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब कीमत में बहुत ही कम या नाम मात्र का यानी नगण्य परिवर्तन हो तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, अनंत परिवर्तन हो जाए और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कीमत में परिवर्तन नहीं
हुआ पर मांग में अनंत परिवर्तन हो गया, तो वहाँ पर मांग की लोच परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी और इसे अनंत लोच मांग यानी इन्फिनिट इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और ये 5 श्रेणियां हैं मांग की लोच की, और इन 5 श्रेणियों को हम चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 5 चित्र दिखाई दिए गए हैं, A, B, C, D and E। यहाँ पर आप देख सकते हैं A चित्र में इकाई के बराबर लोचदार मांग है, कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है आनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में भी उतना ही आनुपातिक परिवर्तन है। B चित्र में जो मांग की लोच है वह इकाई से अधिक है, कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अधिक है। C में मांग की जो कीमत लोच है वह इकाई से कम है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कम है। और D में जो है मांग की जो लोच है वह शून्य मांग लोच है, बेलोच मांग लोच है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ई चित्र में जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, अनंत लोच मांग है, कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। विद्यार्थियों, शून्य लोच मांग और अनंत लोच मांग की जो स्थितियां हैं वह व्यवहारिक संसार में संभवतः नहीं पाई जाती हैं। संभवतः ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसकी मांग पूर्णतया बेलोचदार हो, और इसी तरह वास्तविक जगत में पूर्णतया लोचदार मांग वाली वस्तु का भी जनरली उदाहरण नहीं मिलता है। और जो मांग की लोच है वह वस्तु की जो मांग है वह लोचदार मांग होती है या कम लोचदार मांग होती है। विद्यार्थियों, जब हम अर्थशास्त्र में लोचदार मांग अथवा बेलोच मांग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका हम प्रयोग रिलेटिव सेंस में ही करते हैं, सापेक्ष भाव में ही करते हैं, यानी कीमत लोच में केवल डिग्री या अंशों का ही अंतर होता है। यानी कुछ वस्तुओं की मांग दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक या कम लोचदार हो सकती है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ वस्तुओं की मांग दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक या कम लोचदार होती है। विद्यार्थियों, विभिन्न वस्तुओं की मांग की कीमत लोच में जो अंतर है वह मुख्य रूप से स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, वस्तुओं की प्रकृति, वस्तु के प्रयोग, वस्तु पर व्यय किए गए आय का भाग, इन सब तत्वों से प्रभावित होती है, निर्धारित होती है। जैसे कि जिस वस्तु के स्थानापन्न वस्तुएं अधिक हैं तो उनकी मांग की लोच अधिक होगी, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है। या जिस वस्तु के अधिक प्रयोग होते हैं उसकी मांग की लोच अधिक होती है, या जिस वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है उसकी मांग की लोच अधिक होती है। जैसे जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का कम भाग व्यय करता है, जैसे दियासलाई है, नमक है, तो इनकी मांग की लोच बहुत कम होती है। तो इस प्रकार विभिन्न जो तत्व हैं वह मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, हमने पूर्णतया लोचदार मांग की जो बात की, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात की थी। हम इसका प्रयोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक जो व्यक्तिगत फर्म है उसके माल की जो मांग उसके वस्तु का जो मांग वक्र होता है वह पूर्णतया लोचदार होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है वह निर्धारित कीमत पर जितना माल चाहे बेच सकती है। विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा
इसको बनाने के लिए मैंने उच्चतर आर्थिक सिद्धांत एच.एल. आहूजा, उच्च आर्थिक सिद्धांत एम.एल. जिंगन की पुस्तकों का प्रयोग किया है। आगे के वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को आगे और अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।